वेलकम बैक दोस्तों। एक लंबे ब्रेक के बाद हम वापस आ गए हैं। हमारे पास ट्रम्प भाई साहब के नातीले आ गए हैं। यहाँ पे रिश्तेदार लगते हैं वो। जल्दी से हम आज ट्रम्प भाई साहब के बारे में तो बात करना ही है क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ करवाया है, बट वेनेजुएला से बात करेंगे और इसका इम्प्लीकेशन ब्रॉडर पूरा डाउनस्ट्रीम पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स के ऊपर कैसे हो सकता है, क्योंकि दिस हैज शेकन एवरीबडी। क्योंकि यहाँ से 2 साल में आपको बहुत सारी नेक्स्ट नेक्स्ट चीजें डेवलप होती दिखेंगी। चाइना ताइवान के ऊपर भी हम बात करेंगे, पर वो एंड की तरफ होगा थोड़ा सा। अ, भाई साहब ने क्या किया है पहले दिखा देते हैं आपको। भाई साहब ने पकड़ लिया है मजदूरों को, घर से उठाया है उसको लिटरली घर से उठाया है, और साथ में बीवी को भी उठा लिया है घर से, क्योंकि वाई नॉट, 1+1 का ऑफर था तो साथ में उठा लिया है दोनों, अब मियाँ बीवी को। और हमारे मडूरो भाई साहब बहुत चीख चिल्ला रहे थे कि उठा के तो दिखाओ हमको, ये वो फलाना ढिमकाना। और बस पूछो ही मत आप, सारा कुछ एक साथ ही दिखा दिया है। लाइक कि क्या क्या कर सकता है अमेरिका। फटाफट आ जाते हैं उसके बाद कि क्या सब हुआ। वहां मडूरे के प्लेन के पहले तो अटैक्स हुए थोड़े बहुत, लाइक होता है कराकस के ऊपर में जो वहाँ का कैपिटल है। उसके बाद वहां पे एक प्लेन गया। ये सुनने में आ रहा है डेल्टा फोर्सेस गए हैं वहां पे और उठाए हैं भाई साहब को, क्योंकि भाई साहब हर 2 दिन में घर चेंज करते थे, क्योंकि उनको पता था कि इनके साथ ऐसा हो सकता है ये चीज। उसके बावजूद भी अमेरिकन इंटेलिजेंस, जो कि ऑब्वियसली लाइक व्हाई इज एनीबडी सरप्राइज्ड कि अमेरिकन इंटेलिजेंस ने पुल ऑफ कर लिया, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। व्हाट आई एम सरप्राइज्ड बाय कि इतना आराम से कर लिया है। जनरली क्या होता है कि थोड़ा फकअप हो जाता है कहीं ना कहीं। इट्स नॉट कि वो करना चाहते हैं कि नहीं, पर वो हो जाता है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज देखिए, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा सोच रहा था कि पिछले 10 साल से एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वेनेजुएला का जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अमेरिका ने बनाया। सो अमेरिका इज प्रिटी वेल वर्स्ड कि बेटा तुम्हारा कितना तेल कहाँ से आता है, क्या सिस्टम्स है, क्या क्या है। क्योंकि वेनेजुएला का जो तेल है वो काला माटी तेल है। काला माटी तेल बहुत कम जगह ही रिफाइन हो सकता है, लाइक होता है ना। जैसे कि अगर आप सऊदी का देखेंगे तो सऊदी का जो तेल है वो बहुत प्योर है। वो अगर आप देखेंगे बहुत इजीली रिफाइन हो सकता है। पर जो वेनेजुएला का जो तेल है वो काला माटी है। माटी बेसिकली चंक्स निकल के आता है, ब्लैक होता है ना, तो उसमें क्या होता है आपका गैसोलीन और सब कुछ बहुत हाई अमाउंट्स में रहता है। तो प्रोसेसिंग में उसको टाइम लगता है, तो सारा टाइप का देश उसको कर भी नहीं सकता। चाइना, इंडिया, इंडिया में भी जामनगर है, आईओसीएल का 2-5 ही जो जगह है जहाँ वेनेजुएला का तेल रिफाइन हो सकता है। पर वेनेजुएला के बहुत सारे वैरायटी है तेल का, ऐसा नहीं एक वैरायटी है। अगर आप देखें यहाँ पे बैरल्स जो है, बैरल्स का चार्ट अगर आप देखें ऑयल प्रोडक्शन का, वो डाउन जाते ही जा रहा था। और 2020 के बाद उन्होंने एक अपटिक दिखाया क्योंकि प्राइसेस में थोड़ा मूवमेंट आया कि अब थोड़ा थोड़ा लेने लगे। अब इम्पोर्टेंट चीज क्या है, कौन ले रहा था लास्ट का 12 महीना से। लास्ट का 12 महीना अगर आप देखेंगे, चाइना तो था ही, चाइना तो लेते आ ही रहा है। बट अगर आप लास्ट का 12 महीने देखेंगे तो अमेरिका एकदम से लेना स्टार्ट कर दिया था। और दिस इज नॉट लास्ट का 12 महीना, 2023 में बाइडेन ने सैंक्शन उठा दिया था और उसके बाद से वो तेल लेते जा रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक ये लोग तेल नहीं ले रहे हैं, तेल तो वो लोग ले ही रहे हैं। यहाँ पे था वो बाइडेन का जो सैंक्शन था, बाइडेन ने ये उठवा दिया था, रीइंस्टेट कर लिया था उन्होंने अच्छा ओके, तो बीच में वापस रीइंस्टेट कर दिया था, 23 में उठाया था बीच में क्योंकि ऑयल शॉक हो गया था रशिया यूक्रेन के चक्कर में। फिर रीइंस्टेट कर दिया था बाइडेन ने, क्योंकि उसे बोला कि भाई अब जरूरत नहीं है, और बहुत बैकलैश आ रहा था उसके ऊपर। क्योंकि दैट वाज वन ट्रम्प्स पॉलिसी जो बाईपार्टिजन सपोर्ट था कि भाई ये तो नहीं करना चाहिए था आपको चेंज। प्रोडक्शन में, मैंने आपको बताया 5 साल में अगर आप देखोगे तो प्रोडक्शन आपको लगेगा उठा है 863,000 बैरल्स के आसपास में। पर अगर 10 साल का एवरेज जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, बहुत पीक से तो बहुत लो है, मतलब कितना पोटेंशियल है और कहाँ पे है ये लोग एक्चुअली। और अगर आप देखिए, चाइना इज द बिगेस्ट प्लेयर जो यहाँ से खरीद रहा है। क्यूबा भी है, पर क्यूबा इज अ राउंडिंग एरर। अगर आप ऑयल कंजम्पशन पैटर्न्स में देखेंगे तो चाइना इज द बिगर प्लेयर, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है वो। जून, जुलाई, अगस्त, ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर, अक्टूबर, नवंबर और आपका कहाँ पे है ये फरवरी, 3 क्वार्टर, 3 महीने को छोड़ के अगर आप देखें तो सब महीने में चाइना ही सबसे ज्यादा ले रहा है। तो हु इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ वेनेजुएलन ऑयल? चाइना। तो किसको इम्पैक्ट, और बाय द वे 2 तारीख को चाइना का एक डेलीगेशन ऑलरेडी था वेनेजुएला में नेगोशिएशंस करने के लिए। दिस इज ऑल्सो अ प्रूवन फैक्ट जो मीडिया में आ गया है। तो दैट शोज कि भैया टाइमिंग वाइज भी बहुत सोच के ऐसे किया गया है। अब क्या है, एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में मैं बहुत सुन रहा हूँ, लाइक होता है ना कि क्या क्या लॉजिक क्या है। क्योंकि देखिए क्या है ना, आप कोई भी किसी भी नेता को उठाते हो कहीं से या कोई भी देश से उठाते हो, आपको एक लॉजिक देना पड़ता है। लिबिया के टाइम में भी उन्होंने ये बोला था कि हम सीज फायर कर रहे हैं, हमको सीज फायर करने के लिए उसको हटाना पड़ेगा। और वो यूएन में रेजोल्यूशन पास करके उन्होंने वो चीज किया। पर
अभी जो एनएसएस का जो डॉक्यूमेंट आया था, नेशनल सिक्योरिटी का जो डॉक्यूमेंट आया था यूएस का, उसमें उन्होंने ट्रम्प कॉरोलरी का बात किया है। उसका बेसिकली मतलब क्या है? ट्रम्प लैटिन अमेरिका और अमेरिकाज इन जनरल, नॉर्थ एंड साउथ बोथ, उसमें जो मन चाहे बेसिकली वो कर सकता है। उसको किसी से पूछने का जरूरत नहीं है। हेंस उन्होंने ये रहा, ये जो मैंने बोला ना, नेशनल सिक्योरिटी एनएसएस का जो डॉक्यूमेंट था, उसमें उनके हिसाब से वो कुछ भी करना चाहे उस सेगमेंट में वो कर सकते हैं। ये जो चीज है, कॉरोलरी वाला जो टर्म है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम जब ये यूज हुआ था तो बहुत मेजर चेंजेस स्टार्ट हो गए थे। ये रूजवेल्ट के टाइम यूज हुआ था, मैं दिखाऊंगा अभी कैसे हुआ था वो। और अगर आप देखिए, वो मॉनरो डॉक्ट्रिन जो था, वो ये बोलता था कि आप एक तो इंटरफेयर नहीं करोगे यूरोप में, अपना अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, बस स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में भी भैया आप ऐसा नहीं है कहीं भी जाके कुछ भी घुस जाओगे। एक प्रोसेस है, एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, वो सब खत्म हो गया है क्लियरली। वो वर्ड कॉलररी यूज करने का मतलब ही यही है कि आप अब कुछ चीज को मान्यता देना नहीं चाहते। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो जस्ट कॉज है, वो जस्ट कॉज वाला जो चीज है, वो पैनामा के टाइम पे हुआ था 1989 में। उन्होंने पैनामा के मैनुअल नोगिया को, जो वहां के उस समय लेफ्टिनेंट थे, उनको लास्ट टाइम डेल्टा फोर्सेस ने उठाया था। डेल्टा फोर्सेस का यूज करना इटसेल्फ शोज कि भाई, नाउ अमेरिका इज मोर देन हैप्पी टू प्ले इन डर्टी वाटर्स। करते तो वो पहले भी थे, पर अब खुले में कर रहे हैं। दे आर नॉट फियर्ड ऑफ एनीथिंग, क्योंकि कोई कुछ सैंक्शन होगा, कौन क्या कर लेगा। नेक्स्ट जो पॉइंट था वो ये था कि कहाँ गया वो वाला, यस एग्जैक्टली, रूजावेल्ट जो था, रूजावेल्ट का एक एग्जाम्पल था बिग स्टिक। वो अपने डंडे को अमेरिका में बैठे बैठे कहीं भी गिरा सकता है, किसी को भी, करेबियन से लेके साउथ अमेरिका तक। वो तो वर्ल्ड का भी बात कर देता था। बट वो बिग स्टिक का बेसिकली मतलब क्या था? स्पीक सॉफ्टली एंड कैरी अ बिग स्टिक। प्यार से बोलो, दो बार बोलो, तीसरी बार डंडा गिरा दो। तो बातचीत नहीं करेंगे हम, अब हम डंडा गिराएंगे हर जगह, हर जगह। जो भी नहीं सुन रहा है मेरी बात को, हमको कुछ किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। इफ आई एम देयर, और उस वही बहुत है। तो ये 1904 का डॉक्ट्रिन है ये। तो ट्रम्प क्या कर रहा है ना, हिस्टोरिकली जितनी भी चीजें हो सकती हैं पॉसिबली, वो सारे चीजों को लाके अपना एक डॉक्ट्रिन बना रहा है। और एकदम होता ना कि फर्स्ट टर्म में बेस सेट हो गया था ऑलरेडी वेनेजुएला के साथ। ऐसा नहीं था कि टेम्पो सेट नहीं था, टेम्पो ऑलरेडी सेट था। बाइडेन थोड़ा स्लो कर दिया था उसे। पर अब वापस ट्रम्प आके उस टेम्पो को उठा रहा है, और इन जनरल उसको कर रहा है। आप कितने सारे फोटोज आ गए हैं, हम देख सकते हैं यहाँ पे इस सेगमेंट के अंदर। भाई साहब, अब आप बताइए कि क्या लग रहा है आपको, अब आपके हिसाब से। बात सिंपल सी है कि या तो हमारी बात आप मानिए, वरना हम डंडा गिराएंगे। और ये उनकी हिस्ट्री में पहले से रहा हुआ है। चाहे वो बगदाद हो, यार कि इराक, चाहे वो बांग्लादेश का अभी रिसेंट एग्जाम्पल हो, चाहे आज का वेनेजुएला का एग्जाम्पल हो। सिंपल सी बात है कि हम सेट करेंगे एजेंडा, हम ही उसको, मतलब ये है ना कि हम पुलिस है, हम ही लॉयर है, और लास्ट में हम ही जज बनेंगे। ठीक है। देखिए, आप वेनेजुएला का एग्जांपल डकैत देखेंगे। भी हम ही हैं। हाँ, वेनेजुएला का एग्जांपल देखेंगे, उसको न्यूयॉर्क की कोर्ट में पेश किया जाएगा। लॉ, यूएस की टेरिटरी में, मतलब यूएस के लॉ होंगे, और जज भी कौन होगा? यूएस का होगा। देर इज अ नो इंटरनेशनल, हम ही इंटरनेशनल है, हम ही सब कुछ है। ठीक है। आपको मानना है तो मानिए, वरना कोई बात नहीं। तो अमेरिका से बड़ा कोई डिक्टेटर नहीं है। ठीक है। सो अमेरिका ये बोलता है कि वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। ऐसी कोई बात नहीं है। दे आर द ओल्डेस्ट डिक्टेटर इन दिस, ऑन दिस प्लेनेट। ठीक है। और वो वही करेंगे। आपको ये देखना होगा कि कैसे, जैसे इराक में इन लोगों ने क्या किया था कि भाई, इन लोगों ने आर्म्स छुपाए, वेपन्स छुपाए, और अल्टीमेटली लास्ट में वो कौन था, सदाम सदाम हुसैन था ना, उसको उसको मार दिया और पकड़ लिया जो भी। और फिर वहां से कुछ नहीं निकला। अब आप देखिए कि बांग्लादेश का एग्जांपल जो वेरी रिसेंट है, मैं भाई साहब को बोलूंगा कि हमने एक बांग्लादेश पे वीडियो बनाया है और यहाँ पे पिन कर यस, दे। एकदम। ठीक है। बांग्लादेश में एक आइलैंड था, बांग्लादेश और म्यांमार के नीचे, सेंट मैरी आइलैंड करके। ठीक है। वो अमेरिका चाहता था, और शेख हसीना ने उसको देने से मना कर दिया। और जब शेख हसीना ने उसको देने से मना कर दिया, तब प्रोटेस्ट हुए, और फिर शेख हसीना को जाना पड़ा, और यूनुस जो बेसिकली यूएस का एक कठपुतली है, वो बांग्लादेश में आ गया शासन करने के लिए। सेम चीज वेनेजुएला में होने वाला है।
आपको ये देखना होगा कि एजेंडा किस तरीके से सेट हुआ। ट्रम्प ये बोल रहे थे कि भाई नोबेल पीस प्राइज मुझे मिलना चाहिए, नोबेल पीस प्राइज मुझे मिलना चाहिए, ठीक है। अब आपको ये देखना होगा कि नोबेल पीस प्राइज 2025 का मिला किसको। 2025 का नोबेल पीस प्राइज जिसको मिला है वो है वेनेजुएला वेनेजुएला के की हो। ऑपोजिशन, ठीक है। अब ऑपोजिशन लीडर तो यानी कि सिंपैथी गेन हो चुकी है कि भाई कौन रूल करेगा अल्टीमेटली, ठीक है। और इसमें यूएस के साथ यूरोप भी लगा हुआ है, क्योंकि आपको देखना होगा कि पैटर्न की अगर कोई और कंट्री होता तो यूरोपियन यूनियन की जो ट्वीट होती या फिर उसकी जो प्रेसिडेंट चेयरमैन है उसकी क्या रिएक्शन आता, और जब यूएस ने किया है तो उसका क्या रिएक्शन आया है। देर इज अ नथिंग लाइक कि ऐसे कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, इट्स जस्ट लाइक कि फॉर्मल रिएक्शन आया है, एकदम बेसिक रिएक्शन आया है। तो आपको ये देखना होगा कि इसमें यूरोप भी शामिल है। और अ, अब ये सेट हो गया है कि किस तरीके से किस, अगर सपोज इंडिया को भी कल सुबह पाकिस्तान के साथ ये करना है तो इंडिया कर सकता है, यूएसए कुछ नहीं कर सकता है। तो हमें जो हमारे सेल्फ इंटरेस्ट में हमें देखना है कि अगर यूएस ने किया है तो हम भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ से बांग्लादेश का भी जो हाल हुआ है, जो हश्र हुआ है, सेम चीज पाकिस्तान के साथ भी होने वाली है। अभी मुनीर के साथ ट्रम्प है, वो गुड़िया गुड़िया का खेल खेल रहा है, बट मुनीर भी इसमें फंसने वाला है, पाकिस्तान भी इसमें फंसने वाला है। अफगानिस्तान फंसा था, इराक फंसा था, ईरान फंसा है, और पाकिस्तान भी फंसने वाला है। देर इज अ वन सेफ नेशन इज इंडिया ओनली। हम्म। तो आप बांग्लादेश भी फंस चुका है, म्यांमार हम्म। में भी अभी कुप हो चुका है। हम्म। तो मालदीव्स में भी और श्रीलंका में भी ये सब हो चुका है। नेपाल, नेपाल भी उसमें माइनस नहीं है, कहीं ना कहीं तो यूएस की इंटेलिजेंस का इसमें रोल रहता है। तो आपको ये देखना होगा कि यहाँ पे पाकिस्तान भी फंसने वाला है। हम्म। कुछ 2026 इज द ईयर ऑफ केओस हम्म। इन टर्म्स ऑफ जियो पॉलिटिक्स। यस। एक चीज मेरे को लगता है, भाई साहब आप भी थोड़ा सा राय दीजिए, पहले मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूं उसका। आई फेल्ट कि ये जो वेनेजुएला वाला चीज हुआ है, अब यूरोपियन यूनियन को एक डी एस्केलेशन लैडर मिल रहा है रशिया के अगेंस्ट में भी। वरना क्या हो गया था, दे हैव पिटेड देमसेल्फ टू हाई, मतलब जो यूक्रेन वॉर में इतने अंधे हो गए थे, दे हैड लॉस्ट द बेसिक सेंस ऑफ डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में यू देयर आर नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड देयर नो परमानेंट एनिमीज। वो वाला पॉइंट वो शायद भूल गए थे, एंड आई थिंक दे हैव आल्सो स्टार्टेड टू रियलाइज कि भैया ये यूक्रेन वाला जो चीज है, इसको एक कॉम्प्रोमाइज पीस पे लाइक खत्म करो। बिकॉज यूक्रेन हैज टू ऑप्शंस, या तो साउथ कोरिया या साउथ वियतनाम, एंड वी नो कि साउथ वियतनाम का क्या हुआ था। तो साउथ कोरिया इज द बेस्ट ऑप्शन दे हैव अभी जो करंट सिचुएशन है उसके हिसाब से। आई पर्सनली फील कि ये जो यूएस ने जो किया है, यहाँ पे घुस के जाके लेके उठा के ले आया, जो कि यूरोपियन यूनियन ने इतना स्ट्रांगली कंडेम नहीं किया उस बात को, और अब रेजीम चेंज हो गया है ऑलरेडी अमेरिका द्वारा। अब यूरोप के पास भी थोड़ा सा स्पेस है ये बोलने को, भाई देखो अमेरिका भी कर रहा है, तो रशिया को भी धीरे धीरे वो लोग रिट्रैक्ट कर सकते हैं। आई थिंक आने वाला टाइम में ये देखना बहुत जरूरी होगा यूरोपियन यूनियन कैसे रिएक्ट कर रहा है रशिया यूक्रेन पीस टॉक्स को। क्योंकि अभी भी मैं यही सुन रहा हूँ यूरोपियन यूनियन के द्वारा कि नहीं नहीं जी, आपको तो यूक्रेन को उनका सारा लैंड देना होगा, जो भी आप लिए हो वो भी देना होगा, कंपेंसेशन भी। क्योंकि व्हाट आई सॉ इन द 28 पॉइंट पीस प्लान जो अमेरिका ने प्रपोज किया था, आई डोंट 28 या 22 है वो, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगा, सबसे फनी भी लगा मेरे को, कि रशिया का जो रुपया यूरोप के पास है, वो यूक्रेन को तो बिल्ड होने में जाएगा ही जाएगा, पर वो अमेरिका के पास भी जाएगा क्योंकि अमेरिका ने खर्चा उठाया था। और वो मतलब ओके, फेयर इनफ। एक और जो चीज मेरे को लगता है यहाँ पे, जो सेकंड चीज है, सडनली ये जो रूल्स बेस्ड ऑर्डर था, दैट वाज बिकमिंग टू प्रिडिक्टेबल फॉर एवरीबडी। अगर आप एक बेसिक गेम थ्योरी करें, अगर आप यहाँ पे, ईरान के माथे में और वेनेजुएला के माथे में ये था कि ये तो रूल्स बेस्ड ऑर्डर है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। एंड आई फील ट्रम्प इज प्लेइंग ऑन दैट कार्ड ओनली कि भाई आई कैन डू एनीथिंग, रूल्स मेरे पे अप्लाई नहीं होता है। सो प्लीज बी वेयर जब मैं आ रहा हूँ। क्या हो गया है, व्हाट आई हैव फेल्ट कि पहला साल में ट्रम्प का बहुत ज्यादा रेपुटेशनल लॉस हो गया है। लोगों को लग रहा है तो सिर्फ बोलता है बोलता है बोलता है। एंड अब जो वेनेजुएला कर दिया है, इट हैज गॉन, अ मैसेज हैज गॉन थ्रू। कोई भी रेजीम होता है उसमें जो टॉप लीडर होता है ना, उसको अपनी चिंता होती है देश का, तो जब बचेगा तब तो देश बचेगा, वो स्ट्रक्चर उसके भरोसे बचा हुआ है। तो अब क्या है, जो टॉप में है ना वो और पैनिक भर रहा है कि भाई देखो, रूल्स रूल्स का हमको कोई लेना देना है नहीं। लिबिया में भी हमने फिर भी रूल्स रूल्स का बहाना तो दिया था, इस बार तो हम वो भी नहीं दे रहे। हम खुला में आ रहे हैं, हम खुला में लेके जाएंगे तुम।
और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आई डोंट फील वेनेजुएला इज फॉलिंग दैट सून। क्योंकि मेरा एक बहुत सिंपल लॉजिक है जो मैं देख रहा हूँ। इफ वेनेजुएला ने हिस्ट्री पढ़ा है, लिबिया में जो हुआ, अमेरिका ने जो लिबिया के साथ किया, गद्दाफी ने एक्चुअली गिव अप कर दिया था, उसके बाद उसको मारा, उसका पूरा देश को बर्बाद कर दिया। एंड माई होल पॉइंट इज अगेन, आई थिंक अमेरिका इज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि वहाँ क्या हो रहा है। और ये जो वहाँ का जो मैकेनिज्म है, जो लाइक होता है ना, जो सोशलिज्म बोलना भी गलत होगा थोड़ा, वहाँ पे बेसिकली जो वो जो एक स्ट्रक्चर बना दिया है सोसाइटी का, जहाँ पे सरकार ही पाल रही है सोसाइटी, ब्रेकिंग दैट इन अ डे इज वेरी हार्ड। ऐसे नहीं होता तुरंत ब्रेक हो जाएगा। मडूरो के भी सपोर्टर्स हैं, और वो स्ट्रक्चर मिलिट्री फिलिट्री का सब है। मडूरो चला गया होगा, बट डज नॉट मीन द स्ट्रक्चर विल फॉल इन अ डे और एक डेढ़ साल भी अगर वो तो चल जाता है। ये एक या स्टेटमेंट आया है कि हम या सरेंडर नहीं करेंगे। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ द आर्मी। आई थिंक उनका आर्मी जनरल है या फिर डिफेंस वाला कोई है, हम्म, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। सो हम्म, दैट इज द पॉइंट, सो आई एम एग्री विथ योर हम्म, पॉइंट ऑफ व्यू। हम्म, और सामने ये देखना होगा जो जो रशिया की बात हुई, सो ये सोचना होगा कि रशिया इज नॉट वेनेजुला। ठीक है। और रशिया इज अ रशिया इज द वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर अमोंग ऑल, लाइक चाइना हो या फिर रशिया हो, पी उसको आप फाइव में तो स्ट्रॉन्गेस्ट पावर यार, मान सकते हैं। P5 में ठीक है। आफ्टर और अमेरिका एंड चाइना के बाद रशिया ही आता है। देर इज नो अदर थर्ड हाँ, प्लेयर जो बड़ा है इतना। करेक्ट। तो आपको ये देखना होगा कि वेनेजुला की तरह रशिया अपनी बातें मनवाएगा। कैसे मनवाएगा वो देखने वाली बात होगी, बट रशिया अपनी बातें मनवाएगा। और जिस तरीके से ये 2026 जा रहा है, लेट्स अगर सोचा जाए कि एक प्रिडिक्शन किया जाए, तो मुझे लगता है कि दो पार्ट में ये दुनिया अब डिवाइड होने ही वाली है, जिसमें ये पूरा कैपिटलिस्ट है। यहाँ पे आइडियोलॉजी भले ही कैपिटलिस्ट हो, बट थॉट प्रोसेस डिक्टेटरशिप वाली है। ठीक है। तो कैपिटलिस्ट डिक्टेटरशिप है, और जो लेफ्टिज्म वाला डिक्टेटरशिप है, वो दोनों वो दोनों अल्टीमेटली एक डिक्टेटरशिप ही है। बट इस दोनों के अंतर्गत पावर घूमने वाला है। और जो फ्यूचर में ये दोनों ही जो आइडियोलॉजी है, वो एक तरीके से दो पावर पॉइंट बनने वाला है, दो पावर सेंटर बनने वाले हैं। ठीक है। और मुझे लगता है कि वी आर गोइंग इन टू द जोन ऑफ वर्ल्ड वॉर में भी, कि हम्म, जहाँ पे एक चिंगारी अब है, कि जो चिंगारी होगी उससे ही सारा कुछ वर्ल्ड डिवाइड हो जाएगा। तो मोटा मोटा हम्म, यूरोप है वो यूएसए के साथ रहेगा, हम्म, रशिया और चाइना इकट्ठा रहेंगे, वेनेजुएला हम्म, भी रशिया के साथ रहेगा। तो ये हम्म। देखने वाली बात है कि किस तरीके से वर्ल्ड डिवाइड होता है, और इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंडिया कहाँ जाएगा, बट दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। बट आई पर्सनली फील कि 2026 तो बस ट्रेलर है। दिस इज द स्टार्ट ऑफ करेक्ट। समथिंग बिगर। अभी तक क्या था, अभी तक वो होता ना प्रेशर कुकर में प्रेशर बन रहा था। अभी ये पहली सीटी लगी है, और अभी तो 3 दिन हुए हैं इस नए साल को। दिस इज अ लॉन्ग ईयर। अगर लोग ना भूलें, 2026 दिसंबर में मिड टर्म इलेक्शन है, लाइक ना ट्रम्प बाबू का। और अगर मिड टर्म हार गए तो लेम डक प्रेसिडेंट हो जाएंगे भाई साहब। कुछ नहीं कर पाएंगे, ना सेनेट है ना कुछ बचेगा। तो माय पॉइंट इज, ट्रम्प नीड्स टू डू बिग थिंग्स ये साल भर के अंदर में। इकोनॉमिकली तो करना ही है, तो बेसिकली रेट कट्स और वो सब तो करना ही पड़ेगा। बट ये सब सब जो चीजें हैं, क्योंकि माय पॉइंट इज वेरी क्लियर, इलेक्शंस आर नॉट वन ऑन इकोनॉमी अलोन, सेंटिमेंट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। कि भाई मैगा का एक ही पॉइंट है, हमको वॉर में नहीं घुसना है, पर अगर झटपट करके तुम हमको जिता दो और वॉर का मजा दे दो बिना वॉर में घुसे, वी आर अप फॉर इट। और ट्रम्प ने ये चीज देख लिया ईरान में करके, कि भाई वो चिल्ला चिल्ली करेंगे, बट अगर कोई एक जन है ना जो उस चिल्ला चिल्ली को रोक के उसको वापस वापस रड़क के बोल सकता है, वो ट्रम्प ही है। क्योंकि वो ट्रम्प का बेस है, मागा बोलना भी गलत होगा। वो ट्रम्प का बेस है। ट्रम्प वापस बोल सकता है, भाई ये मेरे को करना है, अब करना है जो करना है। तो वापस उसका बेस भी इतना हल्ला नहीं कर पा रहा। ऑब्वियसली देयर आर एक्सट्रीम एंड्स हर बेस के अंदर में, बट मेरा कहने का मतलब क्या है, वो बेस ट्रम्प का बेस है। तो अगर वो 2026 जीतना चाहता है, ये स्टार्टेड विद अ बोल्ड मूव अभी। आई पर्सनली फील चाइना विल बी लुकिंग इट, कि भैया 26 में इसका इलेक्शन हो जाए, देख लेते हैं कि इसका क्या फ्यूचर है। और अगर इसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो 27 में अपने चलो अंदर घुसते हैं। क्योंकि अगर 27 में ताइवान में घुस जाता है अमेरिका, और चाइना सामने सामने खड़ा है, और अमेरिका बोल दे भाई कि मेरा तो हाथ फैला हुआ है, हम घुसेगा नहीं,
ताइवान कैन स्टैंड अप फॉर 1 साल 1.5 साल मैक्सिमम, अगर वो करते हैं, शरीर का जोड़ लगाते भी। बट अमेरिका, वुड अमेरिका वांट टू सपोर्ट दैट? क्या करना है अमेरिका को? क्योंकि अमेरिका अब कोशिश कर रहा है खुद सेमीकंडक्टर लेके आए अपने वहां पे, और वो चीज तो बाई पार्टीजन सपोर्ट। तो एक ही तो चीज चाहिए था ताइवान से। तो ये जो ब्लफिंग वाला पार्ट है ट्रम्प का, कि किस साइड खड़ा है वो। और जहां तक इंडिया का बात आता है, आई एम प्रिटी वरीड अबाउट इट, क्योंकि अगर अपने आस पास में अगर आप देखें, दिस इज नॉट लुकिंग वेरी गुड सडनली। क्योंकि श्रीलंका इज नॉट इन अ पोजिशन, श्रीलंका को तो आपने खरीद लिया, चलो ठीक है, पैसे वैसे दे के उनको आप बचा के रखे हो। बट राइट में बांग्लादेश, लेफ्ट में पाकिस्तान, तो बहुत ही खराब सिचुएशन है। नेपाल भी कुछ बहुत स्टेबल नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। लाइक थोड़ा बहुत स्टेबिलिटी और से आया है। चाइना। ऊपर से हम्म, चाइना, और चाइना अगर ताइवान घुसता है, चाइना इज 3 ऑप्शंस राइट नाउ। या तो वियतनाम में घुसे, क्योंकि वियतनाम और उनका बहुत पुराना बातचीत है और उनको हिसाब बराबर करना है। या तो वो इंडिया घुसे, इंडिया में अरुणाचल घुसेगा, या तो ऊपर जम्मू कश्मीर के साइड में लद्दाख में, या तो तीसरा ताइवान। क्योंकि ये तीनों ही वो अपना मानता है, वियतनाम को भी वो अपना ही मानता है। सो माय पॉइंट इज कि वो किसको चूज करेगा स्ट्रेटेजिकली। अगर आप देखें तो वियतनाम को मारना इज नॉनसेंसिकल, क्योंकि अगर आप वियतनाम में से चाइनीज ही तो जाके वहां पे सेटअप कर रहे हैं, तो आप अपने बिजनेस को हर्ट करो, अपने कैश फ्लो को हर्ट करो। ताइवान पे अगर आप करोगे, आर यू रेडी फॉर इट? क्योंकि अमेरिका ब्लॉकेट तो कर देगा, अगर सपोर्ट नहीं भी दे तो ब्लॉकेट तो कर ही देगा। क्योंकि उसको समझ में आ जाएगा, अगर ताइवान आप ले लिए तो आप भी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स को तोड़ दे रहे हो ना अपना ही। उसका जो डिफेंस था, अब जापान के बाद सीधा फिलीपींस होगा, ताइवान तो हट गया उसके मैप से। तो आई पर्सनली फील कि इंडिया इज द वन जहां चाइना देख रहा है कि नेक्स्ट जिसको मार के हम कर सकते हैं। एंड अभी जो 10-15 साल से जो पीस है बोल के इंडिया ग्रो कर पाया है, आई एम जस्ट होपिंग कि 2-5 साल और चल जाए, ये 2-5-10 साल, ताकि कुछ बन जाए हम। क्योंकि लड़ते लड़ते तो नहीं बन पाएंगे। पीस डिविडेंड इज समथिंग वेरी रियल एंड इंडिया नीड्स टू ग्रो। वो ग्रोथ तभी होगा जब लड़ाई वड़ाई थोड़ा भी शांति रहे। पर्सनली दैट्स व्हाट आई फील। भाई साहब, क्या राय है आपका इसके ऊपर, इंडिया के ऊपर, फिर रैप अप करें इंडिया चाइना और इस सब पूरे सेगमेंट को। मुझे लगता है 2026 या 2027 में देर वुड बी अ वन चांस कि जहाँ पे हम अपना चिकन स्नैक थोड़ा बड़ा कर पाए। हम्म। मुझे लगता है कि ये कुछ होने वाला है। रीजन, क्योंकि मुझे लगता है बांग्लादेश स्टेबल नहीं होगा और इंडिया नहीं चाहेगा कि इंडिया अपने आप को ऐसे ऑफेंसिव खेले। ठीक है। सो इंडिया इंडिया वुड पे इंडिया वुड सॉरी इंडिया डिफेंसिव खेले तो इंडिया वुड प्ले ऑफेंसिव, और वहां से पहला जो एक्शन है वो हम चलेंगे। सो मुझे लगता है कि जो चिकन स्नैक वाला जो पोर्शन है वहां पे इंडिया का चांस है कि वो इस झटके में बड़ा कर सकता है। क्योंकि वहां पे जो जिस तरीके से माहौल बन रहा है वहां पे वो लोग ये बोल रहे हैं कि जो ग्रेटर बांग्लादेश की जो बात कर रहे हैं, तो उस ग्रेटर बांग्लादेश को जो मजा चखाने के लिए इंडिया चिकन स्नैक पे थोड़ा बहुत ही कुछ कर सकता है। और उसका फायदा हमें पीओके में मिलेगा कि किस तरीके से हम पीओके में भी क्या कुछ कर सकते हैं कि नहीं। तो और फर्स्ट मूव वुड बी चिकन स्नेक, कि वहां से हम कुछ करें और फिर पीओके हम जाएंगे। दैट वुड बी द इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। और रिगार्डिंग चाइना, आई एम लिटिल बिट एग्री विथ यू कि हम्म। वहां पे कुछ हो सकता है। हम्म। बट मुझे लगता है जब तक ट्रम्प है तब तक चाइना कुछ नहीं बोलेगा। तो मिड टर्म जो इलेक्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिस तरीके से ट्रम्प जा रहा है तो मुझे लगता नहीं है कि मिड टर्म इलेक्शन में बहुत कुछ होगा। मुझे हम्म। लगता है मोटा मोटा करके ही वुड प्ले लाइक अ डिक्टेटर ओनली, और कुछ ना हम्म। गफला करके वो अपना मिड टर्म इलेक्शंस तो जीत जाएगा। तो हम्म। आई डोंट थिंक सो कि वहां पे कुछ बहुत मेजर चेंजेस कुछ आने वाले हैं। बट हम्म। लेट्स सी, वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है जो भी होगा। और देखना होगा क्या होता है। उसी के साथ आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हुए, 3 दिन हुए हैं नए साल को, 3-4 दिन हो गए हैं, और चौथे दिन में ही भाई साहब पे कर दिया है इतना कुछ, क्या बताएं हम। वीडियोस आती रहेंगी, थोड़ा बैक गैप्स के साथ आएंगी, बट वीडियो आती रहेगी। उसी के साथ आज की वीडियो समाप्त करते हुए, थैंक यू फॉर वॉचिंग।